हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी जॉली एलएलबी 3। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 2011 राजस्थान से, जहां हम राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले राजा राम जी को देखते हैं, जो अपने बहू के साथ कोर्ट में आते हैं और वहां पर उनका एक केस चल रहा था। एक्चुअली उनके गांव के ठेकेदार का कहना था कि राजा राम जी ने उनसे लोन लिया है और ना ही उन्हें ब्याज दिया है, ना ही मुद्दल अमाउंट, इसलिए वो चाहे तो उनकी जमीन पर कब्जा कर सकता है। अब ये बात सुनने पर राजाराम की बहू कहती है कि वो सारे कागज फर्जी है, लेकिन ये सुनने के बाद वहाँ पर जो कोर्ट में थे वो उनसे कहते हैं कि औरतों को यहाँ पर बोलने का हक नहीं है, इसलिए वो बाहर जाए और अपनी मर्यादा में रहे। जिसके बाद उनकी बहू को वहाँ से निकाला जाता है। तो राजाराम जी भी यही कहने लगते हैं कि ठेकेदार उनकी जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन जब राजाराम जी ने इसके लिए मना कर दिया तो उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन राजाराम जी की बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कोर्ट उन्हें ऑर्डर देता है कि उन्हें अपनी जमीन ठेकेदार को देनी होगी। अब ये सुनने के बाद राजाराम जी काफी हर्ट हो जाते हैं। तो कोर्ट उन्हें कहता है कि अगर उन्हें आगे जाना है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें ठेकेदार को अपनी जमीन देनी ही होगी। अब ये सुनने के बाद वो लोग वापस घर आते हैं, जहाँ पर राजाराम जी काफी ज्यादा दुखी थे। एक्चुअली राजाराम को वो जमीन अपने दादा और पापा से मिली थी और वो उसे अपने बेटे को देना चाहते थे। उनका इकलौता बेटा फौजी था, लेकिन वो भी शहीद हो चुका था और अब राजाराम के पास उस जमीन के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब वो भी उनसे छीन ली गई थी, इसलिए वो खुद को खत्म कर लेते हैं। जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और हम कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर एक बूढ़े आदमी ने अपनी वाइफ पर केस किया था। उसका कहना था कि उसकी जो नई वाइफ है वो लड़की नहीं है, तो वही उसकी वाइफ शशिकला का कहना था कि वो लड़की ही है। अब वहाँ पर शशिकला का लॉयर था जॉली। जॉली जब वहाँ पर आता है तो वो जज से कहता है कि शशिकला लड़की ही है और अगर वो उन्हें यकीन नहीं है तो वो उसका मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन तब तक उसे बेल दी जाए। लेकिन जज जब इसके लिए मना करता है तो जॉली उनसे पूछता है कि अगर जज साहिबा शशिकला को जेल भेजेगी तो वो कौन से जेल में भेजेगी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि शशिकला लड़का है तो कुछ लोगों का लड़की। अगर ऐसे में उन्होंने उसे गलत जेल में भेज दिया और उसके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। अब ये सुनने के बाद जज फैसला करती है कि पहले मेडिकल होगा, तब तक शशिकला को बेल मिलेगी और मेडिकल के बाद ही आगे का डिसाइड होगा। अब ये सुनने के बाद जॉली काफी खुश होता है, क्योंकि उसके पास इतना ही केस था कि जिसमें उसे शशिकला को बेल दिलवानी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शशिकला सच में एक लड़का है और वो जानबूझकर ऐसे बूढ़े आदमियों को फंसाता है ताकि उनसे पैसे ले सके। तो वही जॉली शशिकला से कहता है कि अगर आगे उसने ऐसा कुछ भी किया और किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो वो उसे ही बुलाए। कि तभी वहाँ पर दूसरा जॉली आता है और जब उसे पता चलता है कि इस जॉली ने उसका शशिकला वाला कस्टमर भी ले लिया था तो वो काफी भड़क जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अक्षय कुमार जो है वो जॉली मिश्रा है और वही अरशद वर्सी जॉली त्यागी है। अब दोनों का ही नाम जॉली था, जिसकी वजह से उनके क्लाइंट्स कंफ्यूज हो जाते और गलत जॉली के पास चले जाते। एक्चुअली जॉली मिश्रा जानबूझकर जॉली त्यागी के क्लाइंट्स को अपने पास लेकर आता, जिसकी वजह से जॉली त्यागी काफी भड़क जाता है और मिश्रा के साथ लड़ाई करने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों को ही समझाया जाता है कि वो इस तरह से लड़ाई ना करें। अब अगले दिन जॉली त्यागी जब अपनी वाइफ के पास जाता है तो हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ एक एनजीओ में काम करती है और वहाँ पर कुछ राजस्थानी लोग आए थे जिनकी कुछ कंप्लेंट थी। एक्चुअली वो राजस्थान के किसान थे जिनकी जमीन को हड़पा गया था और जिस कंपनी ने उनकी जमीनें ली थी उसका नाम था इम्पेरियल और वो दिल्ली की थी, इसलिए वो यहाँ पर आए थे केस फाइल करने के लिए। अब जॉली त्यागी ये केस लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इनसे वो पैसे नहीं ले सकता, इसलिए वो जानबूझकर उन्हें जॉली मिश्रा के पास भेज देता है। तो वही मिश्रा भी इतने सारे क्लाइंट्स को देखकर काफी खुश होता है और सबकी कंप्लेंट फाइल कर देता है। लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली इन लोगों के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, ये तो एक पहचान लगाकर यहाँ पर आए थे और वो दूसरे जॉली के पास जाना चाहते थे। अब ये सुनने के बाद मिश्रा काफी ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि इतना काम करने के बाद भी उसे कुछ भी पैसे नहीं मिले थे। तो वही त्यागी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने मिश्रा से बदला ले लिया था। जिसके बाद मिश्रा जब घर जाता है तो उसकी वाइफ उसका इंतजार ही कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिश्रा ने अपनी वाइफ को बुटीक खोलकर दिया है, जहाँ से उसका ज्यादा इनकम होता था, जिसकी वजह से वो काफी खुश थी। अब अगले दिन त्यागी को उसकी वाइफ बताती है कि वो जानकी अम्मा को उसके पास भेजेगी, वो उनकी मदद करे। अब त्यागी जानकी अम्मा का केस लेना नहीं चाहता था, इसलिए वो उन्हें भी जानबूझकर मिश्रा के पास भेज देता है, जहाँ पर मिश्रा जानकी अम्मा से यही कहने लगता है कि वो जॉली नहीं है जिसके पास वो आई है, इसलिए वो वापस उसे त्यागी के पास भेज देता है। अब त्यागी उनका केस नहीं लेता तो जानकी अम्मा त्यागी के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है।
एक्चुअली मिश्रा ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। जब त्यागी की वाइफ देखती है कि जानकी अम्मा बाहर है तो वो त्यागी पर गुस्सा हो जाती है कि उसने जानकी अम्मा की मदद क्यों नहीं की। तो त्यागी का कहना था कि वो जानता है कि जानकी अम्मा का जो केस है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होगा और वो पंगे नहीं लेना चाहता था क्योंकि उनकी एक छोटी बेटी है। लेकिन उसकी वाइफ उसे समझाती है कि उन्हें सच्चाई के साथ खड़े रहना होगा। अब ये सुनने के बाद त्यागी जानकी अम्मा का केस पढ़ लेता है और उनका केस लड़ने के लिए मान जाता है। जिसके बाद अगले दिन कोर्ट केस शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि मिश्रा इंपीरियल कंपनी का लॉयर है। साथ ही हमें पता चलता है कि जानकी अम्मा राजाराम जी की वाइफ है, जिस राजाराम जी ने मूवी के स्टार्ट में खुद को खत्म किया था। जिसके बाद कोर्ट केस स्टार्ट होता है और त्यागी जज को बताने लगता है कि किस तरह से जानकी अम्मा से उनके खेत को छीना गया था। तो वही मिश्रा जज को बताता है कि एक्चुअली जानकी अम्मा जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। वो बस इंपीरियल कंपनी के चेयरमैन हरि भाई को परेशान करना चाहती है ताकि उनसे और ज्यादा पैसे ले सके। वो कहता है कि जानकी अम्मा एक नंबर की झूठी है। अब यह सुनने के बाद जज फैसला करता है कि वो इस केस को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन त्यागी काफी गुस्सा होने लगता है और अपने पॉइंट्स रखने लगता है। जिसके बाद जज उन्हें अगली डेट दे देता है। साथ ही हम देखते हैं कि जज ने डेटिंग ऐप पर अपना अकाउंट निकाला था और वो दोनों चोलिस को देखकर काफी परेशान था क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों चोलिस रूल्स फॉलो नहीं करेंगे और हमेशा उसे परेशान करेंगे। इसलिए वो दोनों को वार्न कर देता है कि वो रूल्स ब्रेक ना करे। साथ ही उसे एक पुलिस ऑफिसर को डेट करना था जिसे इम्प्रेस करने की वो पूरी कोशिश कर रहा था। अब मिश्रा को हरि भाई की पार्टी में बुलाया जाता है जहाँ पर हरि भाई का घर वगैरह देखकर मिश्रा बहुत ज्यादा खुश था। तब हरि भाई भी मिश्रा से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि वो चाहते हैं कि आज के बाद मिश्रा बस उसके लिए काम करे और वो उसे पर डे 50,000 सैलरी देंगे। जो सुनने के बाद मिश्रा की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि रोज इतने सारे पैसे मिलेंगे ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद जब वो ये बात बताने के लिए अपने घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर जानकी अम्मा आई थी जो मिश्रा से कहती है कि वो झूठी नहीं है। और यहाँ पर मिश्रा को जानकी अम्मा की स्टोरी पता चलती है। एक्चुअली जानकी अम्मा के हस्बैंड राजाराम जी ने खुद को खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जानकी अम्मा ने हार नहीं मानी थी। वो चाहती थी कि उनके पति की जमीन उसे वापस मिले, लेकिन सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका था। अब ये बात जब हरि भाई को पता चली कि गांव के कुछ लोग उनके खिलाफ है तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो राजाराम के घर पर खुद जाएंगे और वहां पर जाकर सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो वहां पर जाते हैं और जानकी अम्मा को उनके खेत के बदले 10 लाख का चेक देते हैं। लेकिन जानकी अम्मा उनका चेक फाड़ देती है और कहती है कि जब वो अपना खेत बेचना नहीं चाहती तो वो लोग खरीदने क्यों आए हैं। अब ये सुनने के बाद हरि भाई का ईगो हर्ट हो जाता है। वो वहां से निकल आते हैं, लेकिन वो जानकी अम्मा पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे और वो मीडिया को ये खबर दे देते हैं कि एक्चुअली राजाराम का अपनी बहू के साथ चल रहा था अफेयर और वो दोनों पकड़े गए, इसलिए राजाराम ने खुद को खत्म किया था। इसलिए राजाराम की मौत का और उनके प्रोजेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली हरि भाई को गाँव वालों की जमीन इसीलिए चाहिए थी ताकि वो वहां पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सके जिसका नाम था बीकानेर टू बॉस्टन। अब हरि भाई की वजह से ये खबर अखबार में छप गई कि राजाराम का अपनी बहू के साथ अफेयर था और ये बात जब उनकी बहू को पता चली तो उसने भी खुद को खत्म कर लिया। अब मिश्रा को जानकी अम्मा की स्टोरी पता चल गई थी और वो समझ गया था कि इंपीरियल वालों ने उनके साथ कितना गलत किया है और ऐसे में वो उनका केस नहीं लड़ सकता था। इसलिए वो अगले दिन इंपीरियल के ऑफिस जाता है और हरि भाई से कहता है कि उसे उन्होंने सब कुछ सच बता देना चाहिए था। अगर सच पता होता तो वो उनका लॉयर कभी भी नहीं बनता। अब हरि भाई उसे काफी लालच देते हैं, लेकिन मिश्रा उनकी बातों में नहीं आता और वो उन्हें मना करके चला आता है। साथ ही वो उन्हें वार्न करता है कि वो उन्हें कोर्ट में देख लेगा। जिसके बाद मिश्रा जानकी अम्मा से माफी मांगता है। तो वही त्यागी को जब पता चलता है कि जानकी अम्मा मिश्रा के पास गई थी तो वो उन्हें समझाने लगता है कि उन्हें मिश्रा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जानकी उन दोनों को समझाती है कि इंपीरियल वाले काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो चाहती है कि त्यागी और मिश्रा मिलकर काम करें। अब ये दोनों कहने के लिए तो हाँ कह देते हैं, जिसके बाद त्यागी कहता है कि कोर्ट में केस वो रिप्रेजेंट करेगा, जिसके लिए मिश्रा तैयार नहीं था। लेकिन त्यागी उसकी बात नहीं सुनता और कोर्ट में केस रिप्रेजेंट करने लगता है। तो वही हरि भाई ने भी एक बहुत ही बड़ा लॉयर हायर कर लिया था। जिसके बाद वहां पर त्यागी अपने केस को रिप्रेजेंट करने लगता है, लेकिन उसका जो ड्राफ्ट था उसमें काफी सारी स्पेलिंग मिस्टेक थी। ये देखकर जज उसे डांटने लगता है, तो ये देखकर मिश्रा काफी हंस रहा था, जिसकी वजह से त्यागी मिश्रा पर काफी गुस्सा हो जाता है। तो वही जज उन्हें अगली डेट दे देता है। अब बाहर आने के बाद त्यागी और मिश्रा में काफी फाइट होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करना नहीं चाहते थे। अब ये न्यूज टीवी पर भी आ जाती है और जब इनकी वाइफ को पता चलता है कि ये दोनों इस तरह से लड़ रहे थे तो इन दोनों की वाइफ इन्हें वार्न करती है कि अगर इनकी नादानियों की वजह से जानकी अम्मा केस हार गई तो वो कभी इनसे बात नहीं करेगी। अब ये सुनने के बाद
दोनों ही जॉली समझ जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे का दोस्त बनकर इस केस को सॉल्व करना होगा। इसलिए अपनी वाइफ के कहने पर वो लोग डिनर पर चले जाते हैं, लेकिन उनकी वाइफ उन्हें काफी महंगे रेस्टोरेंट में लेकर आई थी जहाँ पर टेबल अवेलेबल नहीं था। एक्चुअली मिश्रा ने जानबूझकर टेबल बुक नहीं किया था क्योंकि वो जानता था कि ये जगह काफी महंगी है और बिल भी ज्यादा आएगा, इसलिए वो सबको ढाबे पर ले जाने लगता है। लेकिन मिश्रा की वाइफ कहती है कि अगर वो खाना खाएगी तो यहीं पर खाएगी। कि तभी वो दोनों देखते हैं कि वहां पर जज साहब भी अपनी डेट को लेकर आए थे, इसलिए वो लोग जज को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके पास टेबल नहीं है तो वो उनके साथ ही डिनर शेयर करेंगे। अब जज भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपनी वाइफ के साथ वहीं पर डिनर करने लगते हैं। लेकिन जब बिल भरने का टाइम आता है तो एक के बाद एक लड़ते हुए वहां से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा बिल जज को पे करना पड़ता है। तो वही हरी भाई को कुछ भी करके अपना प्रोजेक्ट जल्दी से शुरू करना था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो गांव वालों को कैसे निकाले। तो वहाँ का पुलिस ऑफिसर उन्हें सजेस्ट करता है कि वो लोग गांव में इमरजेंसी है बोलकर गांव वालों को वहाँ से निकाल सकते हैं, और अगर फिर भी वो नहीं निकले तो वो पुलिस वालों की फोर्स यूज करके उन्हें वहाँ से निकालेंगे। अब हरी भाई इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद गांव वालों से कहा जाता है कि वो 24 घंटे के अंदर गांव खाली करे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें जबरदस्ती निकाला जाएगा। तभी दोनों जॉली वहां पर पहुंचते हैं और गांव वालों से कहते हैं कि ये पुलिस वाले चाहे जो भी कहे, लेकिन वो इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि गांव वाले अटैक करें ताकि वो गांव वालों को मार पीट कर यहाँ से निकाल सके। इसलिए वो लोग बस उनका वीडियो बनाए, बाकी कुछ भी ना करें। अब ऐसा सब कुछ हो रहा था कि तभी हम देखते हैं कि गांव का जो एक ठेकेदार था वो वहां पर एक आदमी को भेजता है, और वो जानबूझकर पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाता है, जिसके बाद बाकी पुलिस वाले गांव वालों को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तो वही मिश्रा उस शूटर के पीछे भागने लगता है। वो उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी कोई उस शूटर को ही शूट कर देता है, जिसके बाद मिश्रा जब वापस आता है तो देखता है कि गांव वालों के साथ साथ त्यागी को भी बहुत ज्यादा चोट लगी थी। साथ ही गांव वालों के घर भी जबरदस्ती तोड़े गए थे। अब वो सबको हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर त्यागी का इलाज शुरू हो जाता है। तो वही मिश्रा काफी ज्यादा अपसेट था। अब कुछ टाइम बीत जाता है और केस की फाइनल हियरिंग होने वाली थी, जिसकी वजह से कोर्ट में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाते हैं ताकि इंटरनेट पर लोग लाइव देख सके कि आखिर कोर्ट में चल क्या रहा है। जिसके बाद हम जज को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि वो भी उन्हें देखती रहे, और जब भी वो कैमरा की तरफ देखकर स्माइल करेंगे तो वो समझ जाए कि वो उसके लिए ही स्माइल कर रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है, जहाँ पर अब मिश्रा इस केस को रिप्रेजेंट करने वाला था, क्योंकि त्यागी को चोट लगी थी और वो हॉस्पिटल में था। अब कोर्ट केस शुरू होता है, जहाँ पर इंपीरियल का चेयरमैन हरिभाई भी वहाँ पर आ गए थे। तो वही हरिभाई का लॉयर कोर्ट को बताने लगता है कि हरिभाई चाहते थे कि उस गांव में विकास हो, हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़े, इसलिए वो वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते थे, ताकि जो लोग बाहर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या बाहर घूमने के लिए जाते हैं वो वहाँ पर ना जाए, बल्कि अपने देश में ही सब कुछ कर सके, ताकि हमारा पैसा हमारे पास ही रहे। अब ये सब कुछ कहते हुए वो ये भी कहता है, लेकिन कुछ फार्मर्स अपनी बात पर अड़े रहते हैं। उन्हें लगता है कि फार्मिंग के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन किसान फार्मिंग के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे किसानों ने हरिभाई को अपनी ज़मीन बेच दी, लेकिन कुछ लोग अड़े रहे और उन्होंने हरिभाई के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की। साथ ही उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जबकि हरिभाई सबके अच्छाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वो भी अपने पैसे लगाकर। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मिश्रा सबसे कहने लगता है कि हरिभाई ने अपने पैसे नहीं लगाए, हरिभाई ने सरकारी बैंक से काफ़ी सारे लोन लिए हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, और बैंक से जो उन्होंने लोन लिया है उन्हीं बैंक्स में सारे आम लोगों का ही पैसा है। साथ ही वो कहते हैं कि हरिभाई ने इन किसानों को इतनी कम रकम दी है कि इसमें कुछ भी गुजारा नहीं हो सकता। उन्होंने जानबूझकर उन्हें फंसा कर धमका कर उनसे ये सारी ज़मीनें छीनी है। अब मिश्रा जब ये सब कुछ बता ही रहा था, तभी उसे पता चलता है कि उनका विटनेस भी आने वाला है, इसलिए वो जज से परमिशन मांगता है कि वो 10 मिनट तक इंतज़ार करे, उनका विटनेस आ जाएगा। लेकिन अपोजिट लॉयर इसके लिए मना कर रहा था, क्योंकि इस तरह से वो कोर्ट को बीच में बंद नहीं कर सकते। तो मिश्रा जज से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, उसके पेट में गड़बड़ है, इसलिए उसे अभी के अभी जाना होगा। अब ये सुनकर जज उसे परमिशन दे देता है और तब तक सबको वेट करने के लिए कहता है, जो सुनकर हरी काफ़ी भड़क जाता है और वो जज को कहने लगता है कि वो कितना बेवकूफ़ है, वो इस तरह की बातें कर रहा है, वो इस तरह से किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। अब ये सुनने के बाद जज भी काफ़ी भड़क जाता है, क्योंकि हरी ने उसकी बार बार बेइज्जती किए जा रहा था, इसलिए वो सबको 10 मिनट का ब्रेक देता है और हरी के सामने पुलिस को बिठा देता है और कहता है कि हरी के मुंह से एक भी बात नहीं निकलनी चाहिए। जिसके बाद 10 मिनट का सबको ब्रेक मिलता है और 10 मिनट बाद त्यागी वहाँ पर मिश्रा के विटनेस को लेकर आता है। एक्चुअली त्यागी को जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था वहीं पर उनका विटनेस भी था, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस ऑफिसर था जिसे शूटर ने गोली मारी थी।
और वो पुलिस ऑफिसर जज को बताता है कि किस तरह हरी भाई ने ज़बरदस्ती लोगों से ज़मीनें ली थी और जिन लोगों से ली थी उन्हें पूरे पैसे भी नहीं दिए थे। साथ ही वो ये भी बताता है कि इसमें उसने भी करप्शन किया था। उसी ने हरी भाई के कहने पर यह सब कुछ किया और लोगों को धमकाया। और उस दिन भी गाँव वालों ने किसी ने भी गोली नहीं चलाई थी, बल्कि ये करने का प्लान भी गाँव के मुखिया का था। अब यह सुनने के बाद जज के सामने सारी असलियत आ गई थी। अब मिश्रा जज से कहता है कि आगे उनके केस को त्यागी रिप्रेजेंट करेगा। जो सुनकर त्यागी भी काफी शौक था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि मिश्रा उसे चांस देगा। जिसके बाद त्यागी अपने केस को रिप्रेजेंट करने लगता है, जहां पर त्यागी कहता है कि जब वो रिसर्च कर रहा था तब उसने देखा कि दिल्ली में एक स्कीम होने वाली है जिससे दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए 2-3 घर है जिनकी जगह की जरूरत है, लेकिन वो घर वाले घर को देने से मना कर रहे थे। अब यहाँ पर वो घर की फोटो दिखाता है तो वो घर किसी और का नहीं बल्कि हरी भाई का था। वो हरी भाई से पूछता है कि जब उसने गांव वालों की जमीनें ले ली इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, तो फिर वो अपना घर क्यों नहीं दे रहा? क्या अब उसे देश के विकास की चिंता नहीं है? जिसके बाद वो और एक घर की फोटो दिखाता है जो कि हरी भाई के लॉयर का था और वो भी अपना घर देना नहीं चाहता था। अब त्यागी जज को और एक घर की फोटो दिखाता है और कहता है कि अगर इस घर वाले ने भी अपना घर दे दिया तो भी ये प्रोजेक्ट आराम से हो जाएगा। जिसके बाद वो फोटो दिखाता है तो वो जज के घर की फोटो थी। अब ये देखकर जज भी काफी शौक था। वो त्यागी से कहता है कि वो अपना घर नहीं दे सकता, जिस पर त्यागी कहता है कि वो जज से वादा करता है कि वो उसका दुगना अमाउंट उसे दिलवाएगा, लेकिन जज कहता है कि वो फिर भी नहीं देगा। जिस पर त्यागी कहता है कि वो 3 गुना अमाउंट दिलवाएगा। तो जज का कहना था कि अगर वो बेचना ही नहीं चाहता तो फिर कीमत बढ़ाकर क्या फायदा। अब ये सुनकर त्यागी जज से कहता है कि क्या वो नहीं चाहते कि देश का विकास हो और देश के विकास के लिए वो ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर जज कहता है कि वो उसका घर है और वो डिसाइड करेगा कि वो उसके साथ क्या करेगा। अब ये सुनकर त्यागी जज से कहता है कि वो भी तो यही कह रहे हैं, जानकी और बाकी फार्मर्स भी यही कहना चाहते हैं कि वो फार्म उनका है, वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। त्यागी कहता है कि अगर इन लोगों से भी जबरदस्ती करके या फिर इन्हें फंसा कर इस तरह से इनका घर लिया जाता तो इनको कैसा लगता। जो सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाता है। वो कहता है कि हरी भाई ने जिन लोगों के साथ जबरदस्ती करके या उन्हें फंसा कर इस तरह से उनकी जमीन ली है, उन सबको उन्हें अपनी जमीन वापस देनी होगी। साथ ही उन्हें कॉम्पनसेशन भी देना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें जेल हो जाएगी। साथ ही वो एक कमेटी बिठाता है जो पता कर सके कि आखिर राजा राम की और उनकी बहू की मौत कैसे हुई थी, और अगर ये सब कुछ हरी भाई की वजह से हुआ था तो उनके ऊपर इसका केस भी शुरू हो जाएगा। जो सुनकर गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली उन्हें अपनी जमीनें वापस मिल गई थी और वो दोनों जॉलीज को थैंक्स कहते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जॉली एलएलबी 3 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।